बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया पाकिस्तान में और सूबाई दारुल-हुकूमत बलूचिस्तान का कोयटा, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। एक के बाद एक बलूचिस्तान में वाक़यात होते हैं। हर थोड़े दिन के बाद हमें वहाँ से एक ऐसी खबर मिलती है। ये जो इंसिडेंट है इसमें चमन फाटक है, जो रेलवे फाटक है, उसके करीब जब ट्रेन गुजर रही थी तो वहाँ पे धमाका खेज़ मवाद था। उसमें धमाका हुआ है और ये प्लानिंग के साथ यहाँ पे धमाका किया गया और इतना शदीद धमाका था कि ट्रेन की बोगियाँ उड़ गई। वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से आग भड़क उठी। बड़ा खौफनाक धमाका था। ट्रेन को बहुत नुकसान पहुँचा। आसपास गाड़ियाँ थीं, वो सारी जल गई। आसपास की इमारतों में आग लग गई। बल्कि अभी रिपोर्ट हो रहा है कि एक करीब फ्लैट था, उसके अंदर एक फैमिली है, वो फैमिली भी सारी शहीद हो गई। तो ये इतना शिद्दत वाला धमाका था और इसने हिलाकर रख दिया पूरे पाकिस्तान को। पाकिस्तान भर में इसकी मजम्मत की जा रही है। ये दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। इनके ऊपर रियासती शिकंजा कसना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनको निशान इबरत बनाना चाहिए और जो लोग इसमें ज़िम्मेदार हैं और जिनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी उनको भी निशान इबरत बनाना चाहिए। बलूचिस्तान या कोयटा पाकिस्तान का वो इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी के इकदाम किए गए हैं। अगर आपने वहाँ पे कहीं, ये हुकूमती लोग बता रहे थे कि अगर वहाँ पे मूव भी करना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं इंटरटेनमेंट के लिए भी, तो आपको वक्त से पहले बताना पड़ता है। एजेंसियाँ इतनी ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, इसके बावजूद ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। अब तक की जो इब्तदाई इतलात आई हैं उनके मुताबिक 26 इसमें अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 70 के करीब बताया जा रहा है कि लोग ज़ख्मी हुए हैं और ये शदीद ज़ख्मी है। लेकिन कुछ हुकूमती ज़राए और सहाफ़ती ज़राए ये कह रहे हैं कि हम पे बहुत दबाव है, हम खुलकर इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे। जो नुकसान हुआ है इस ट्रेन हादसे में या इस बम धमाके में, वो इससे कहीं ज़्यादा है जो रिपोर्ट किया जा रहा है। यानी हुकूमत जो चीज़ रिपोर्ट करवा रही है उस चीज़ के ऊपर उन्होंने इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना बड़ा नुकसान है उतना ना बताया जाए। पाकिस्तान में सरकार वैसे ये हथकंडा पिछले काफ़ी अरसे से अपना रही है कि अवाम का जितना मर्जी नुकसान हो जाए उस नुकसान को छुपाने की कोशिश की जाती है, ख़ास तौर पे जब दूर दराज इलाकों में कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाए तो। लेकिन मालूमात किसी ना किसी तरह बाहर आ ही जाती हैं। अब इस ट्रेन के बारे में ये बताया जा रहा है कि ईद की छुट्टियाँ थी और ईद की छुट्टियों में आपको पता है लोग निकल जाते हैं अपने अपने घरों को, तो इसमें सिक्योरिटी एहलकार भी इस ट्रेन के अंदर सवार थे और शायद निशाना उन्हीं को बनाया गया है। अभी जब तफसीलात आएंगी और बताया जाएगा गवर्नमेंट की जानिब से तो तभी हम कुछ कह सकेंगे। लेकिन बज़ाहिर जो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये क्योंकि ट्रेन ईद की छुट्टियों के लिए जा रही थी, तो बलूचिस्तान में जो अहलकार ड्यूटियां देते हैं उनमें से जिनको छुट्टी मिलती है वो ईद पे अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तो ये उन अहलकारों को टारगेट किया गया या उन्हें निशाना बनाया गया। ट्रेन के अंदर दहशतगर्द इस बार दाखिल नहीं हो सके। लास्ट टाइम जाफर एक्सप्रेस के अंदर दाखिल हो गए थे, पूरी ट्रेन ही अगवा कर ली थी और बहुत लोग वहाँ पे शहीद हो गए थे। लेकिन इस मरतबा ट्रेन को एक फाटक के नज़दीक धमाके से उड़ाया गया है और ना सिर्फ बहुत जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, इससे बहुत दहशत फैल गई है पूरे बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, जो दहशतगर्दों का एक मेन मकसद होता है। इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ थी, सबसे बड़ा सवाल ये है। हर थोड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होता है, बार बार एक इंटेलिजेंस फेलियर होता है। लेकिन इसके बावजूद आज तक पाकिस्तान में किसी भी इंटेलिजेंस ऑफिसर को, चाहे वो आईएसआई से है, चाहे वो एमआई से है, चाहे वो आईबी से है, किसी भी इदारे से है, किसी भी इदारे के इंटेलिजेंस ऑफिसर को कभी अकाउंटेबल नहीं किया जाता। उनसे नहीं पूछा जाता कि बताओ भाई ये तुम्हें इतना बड़ा धमाका हो गया, पता क्यों नहीं चला, और ये इतना बड़ा फेलियर हो गया, इसके लिए जिम्मेदारी कबूल करो। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं किया जाता। दुनिया के महज़िब जो ममालिक हैं वहाँ पे इंटेलिजेंस अफसरान खुद ही इस्तीफ़े दे देते हैं कि हम आवाम की हिफाजत करने में नाकाम रहे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इन्हीं इंटेलिजेंस अफसरान को अपने सियासी मकासद के लिए जर्नैल इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की आप बात करें, चाहे आईएसआई है, चाहे एमआई है, चाहे आईबी है या बाकी है, ये सारे आजकल एक ही काम करते हैं। इमरान खान को और उसकी आवाज़ उठाने वालों को कुचल दो, इमरान खान साहब की पार्टी को तोड़ दो, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चोरी कर लो, बलूचिस्तान का इलेक्शन चोरी कर लो, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी कर लो। इलेक्शन चोरी करने हैं, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनानी है, मुखालिफ आवाज़ों को कुचलना है, मीडिया की आवाज़ बंद करनी है, जजों को कैसे कंट्रोल करना है,
उनकी ऑडियोज़ वीडियोज़ कैसे निकालनी है, ये वो सारे काम करते हैं जो सियासतदानों को कंट्रोल करने के लिए, मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, अदलिया को कंट्रोल करने के लिए, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए जो काम करने पड़े, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की ज़्यादा तवज्जो इन चीज़ों पर है। और दहशतगर्दी के मामलात और दहशतगर्द क्या कर रहे हैं उस तरफ सिर्फ उस दिन तवज्जो दी जाती है जिस दिन दहशतगर्दी का वाक़या होता है, वरना अगला वाक़या कभी ना हो। यानी वाक़यात को रोका जा सकता है, आप इंटेलिजेंस के ज़रिए से आप रोक सकते हैं किसी वाक़े को होने से पहले, लेकिन बड़े बड़े वाक़यात जो पाकिस्तान में लगातार दहशतगर्दी के हो रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि दहशतगर्दी कंट्रोल करने में पाकिस्तान का इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। और इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें उनके असल काम से हटाकर सियासतदानों के पीछे लगा दिया गया है, और ये हमेशा डिक्टेटर्स करते रहे हैं, अब भी यही हो रहा है। और जो हुकूमत बनाई गई है वहाँ पे उसकी तवज्जो इस बात पे नहीं है कि दहशतगर्दी में लोग मारे जा रहे हैं, उस हुकूमत की तवज्जो इस बात पर है कि वो अपनी हुकूमत कायम कैसे रख सकते हैं। यानी सरफराज भुट्टी को जिस वक्त विक्टिम्स के साथ होना चाहिए था, उन लोगों के साथ होना चाहिए था जो धमाके के अंदर मुतासर हुए, उन लोगों के साथ होना चाहिए था जो लोग इस वक्त बाहर खाए हुए हैं, जो परेशान हैं, या सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होना चाहिए था, या इस वक्त उनको बड़ी अहम मीटिंग्स ले रहे होना चाहिए था। उस वक्त सरफराज भुट्टी एयरपोर्ट पहुंचता है और वो जाकर मोहसिन नकवी का इस्तकबाल करता है। वजह यह है कि मोहसिन नकवी आसिम मुनीर का खास आदमी है, बहुत करीबी है, तो मोहसिन नकवी को खुश रखोगे तो आसिम मुनीर खुश रहेगा, आसिम मुनीर साहब खुश रहेंगे तो जनाब आप वज़ीर आला के ओहदे के ऊपर बरकरार रह सकते हैं। वरना आपकी जगह वो एक जुम्बिश कलम से या ज़बानी कलामी दो जुमले बोलकर वो आपको वज़ारत आला से हटाकर किसी और वज़ीर आला को बलूचिस्तान में लाकर लगा देंगे। तो आप प्रायोरिटी चेक करें ना, आप तरजीहात चेक करें। वज़ीर आला की तरजीहात में विक्टिम्स नहीं है, वज़ीर आला की तरजीहात में वो लोग नहीं हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई है। हर दफ़ा बड़े बड़े दावे करते हैं, कभी वज़ीर आला रोना शुरू कर देते हैं, कभी रो के दिखा देते हैं, कभी आंसू बहाकर दिखा देते हैं, कभी जज्बाती बयानात दे देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर उसके बाद दूसरा वाक़या हो जाता है। फिर दूसरे वाक़े के ऊपर वो दोबारा से रिपीट करते हैं जो कुछ उन्होंने पहले किया होता है, और फिर तीसरा वाक़या हो जाता है। अब मोहसिन नकवी जो है वो पाकिस्तान में सारा कुछ ही है, वज़ीर ख़ारजा भी है, वज़ीर दाखिला भी है, PCB का चेयरमैन भी है, आर्मी चीफ का बड़ा करीबी साथी भी है, पूरी दुनिया के अंदर जाके स्पेशल मिशन भी करता है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मोहसिन नकवी के इख्तियार से बाहर रखी हो मौजूदा निज़ाम में, और ये आसिम मुनीर साहब की बदौलत है। जैसे ही वो आते हैं आर्मी चीफ बनते हैं, वो सबसे पहले कोशिश करते हैं मोहसिन नकवी को लगाते हैं वज़ीर आला पंजाब निगरान, और फिर 1 साल तक उसे वज़ीर आला पंजाब रखते हैं। उसके बाद फिर वो मोहसिन नकवी को एक के बाद एक हर तरह का ओहदा देते हैं। अभी यही मोहसिन नकवी जो है वो ईरान पहुंचा हुआ था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई अमन लेकर आना है और ईरान की और अमेरिका की सुलह करवानी है। हालांकि ये इसका कोई पोर्टफोलियो नहीं है, आईनी नुक्ता नज़र से इसका ये काम नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी को ईरान में मौजूद होना था, वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जाके डोनाल्ड ट्रंप के लिए फेस सेविंग तलाश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लगातार दहशतगर्दी हो रही है, जहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे इनकी कोई तवज्जो नहीं है। कुछ अर्सा पहले मोहसिन नकवी ने कहा था कि ये तो एक SHO की मार है, ये जितने दहशतगर्द हैं एक SHO की मार है। अब मुझे बताएं वो SHO किधर है? कभी शहरों के ऊपर दहशतगर्द आते हैं, वो आकर पूरा कब्जा कर लेते हैं, कभी वो पूरी ट्रेन यरगमाल बना लेते हैं, कभी सड़कों के ऊपर आप जा नहीं सकते। आज आप बलूचिस्तान में आज़ादी से सड़कों के ऊपर घूम नहीं सकते, मगरिब के बाद आप कहीं पे ट्रैवल नहीं कर सकते, या तो आपको सिक्योरिटी फोर्सेस वाले पकड़ के गायब कर देंगे या आपको दहशतगर्द पकड़ के गायब कर देंगे। तो आपका कोई मुस्तकबिल बलूचिस्तान में नहीं है। हाँ, बलूचिस्तान में अगर हिफाजत है किसी चीज़ की तो मादनियात की है, और मादनियात को निकालने वाले ट्रकों की है, उन गाड़ियों की हिफाजत है जिन पे मादनियात पहुंचाई जाती हैं, उन कंटेनर्स की हिफाजत है, यानी जिनको बड़ी हिफाजत के अंदर निकाला जाता है कि जनाब इसके ऊपर मादनियात जा रही हैं हमारे गैर मुल्की आकाओं की, लिहाजा इनको यहाँ से बिल्कुल महफूज तरीके से निकालना है। यही काम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में भी होता है। बहरहाल भुट्टी साहब नकवी को गले लगाने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए जिस वक्त उन्हें होना चाहिए था मुतासरीन के साथ। अब नाज़रीन, आसिम मुनीर साहब जिनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तानियों की हिफाजत करना, एक तो ये सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ क्योंकि बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहाँ पे फ़ौज पूरी तरह से कंट्रोल रखे हुए है, हर जगह पे उनकी चौकियाँ बनी हुई हैं और हर जगह पे फ़ौजी निज़ाम ने कंट्रोल किया हुआ है अमन व अमान के मामलात को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की भी बनती है। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने पूरी दुनिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि यहाँ भी मैं जाऊँगा, वहाँ भी मैं जाऊँगा, इसको भी मैं मिलूँगा, खारजा पॉलिसी भी मैं बनाऊँगा, दाखिला पॉलिसी भी मैं बनाऊँगा, मईशत की पॉलिसी भी मैं बनाऊँगा, मुल्क पूरा कैसे चलेगा मैं बताऊँगा, पूरी दुनिया में ताल्लुकात मैं बनाऊँगा।
तो आलमी सतह पे पजीराई तो आसिम मुनीर साहब इकट्ठी कर रहे हैं। देखिए, ट्रंप का सहारा जितना मजबूत है ना, ये बात मेरी आप लिख कर रख लीजिएगा, और ये मेरी बात आपने याद रखनी है, ये मैं आपको फिर कभी सुनवाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप का सहारा जितना मजबूत है ना, ये उतना ही नाकाबिले एतबार भी है। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हुआ। इन्होंने मुझे राब्ता करके हलफ ले लेकर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से हमारी मुलाकात हो गई, उसके बेटे से मुलाकात हो गई, उन्होंने हमें ये इंफॉर्मेशन दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब मैंने एक कॉल कर दी है और आपको थोड़े दिनों में नजर आएगा पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बंद हो जाएंगी। हम पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर, कि वो पाकिस्तानियों के साथ जुल्म और ज्यादती बंद करे, मैंडेट का एहतराम करे, आज़ादी का एहतराम करे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में जालिम रजीम के साथ खड़ा हो गया। वो जितना ताकतवर है उतना ही नाकाबिले एतबार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये धचका लग चुका है, और अमेरिका में बेशुमार और लोगों को यह धचका लग चुका है। अब आसिम मुनीर साहब का तकिया अगर डोनाल्ड ट्रंप की ताकत के ऊपर है, तो याद रखिएगा उनका जो इस वक्त सपोर्टर है वो बहुत ताकतवर जरूर है, लेकिन ये उतना ही नाकाबिले एतबार भी है। आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब की सूरत हाल ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के जनाजे इनके कांधों पर हैं, और इन जनाजों को लेकर वो पांव घसीट घसीट के चल रहे हैं, और पाकिस्तान नहीं चल पा रहा। ये आसिम मुनीर साहब ने बोझ उठाया हुआ है, फौज नहीं उठाया हुआ है। पूरी फौज जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब एक आर्मी चीफ एक हरकत करता है तो फिर फौज पूरी जिम्मेदार हो जाती है ना उसके लिए, क्योंकि वो एक इदारा है, और बतौर इदारा वो अपने चीफ की हर हरकत को सपोर्ट करते हैं। देखिए ना, पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी करके मुस्तरद शुदा लोगों को लाकर इक्तदार में बैठा दिया आसिम मुनीर साहब ने। अब उनके सियासी जनाजों को कंधों पे उठा के पूरी फौज घसीट रही है, और बदनामी फौज के खाते में पड़ रही है। सियासतदान तो हमेशा से ही बदनाम रहते हैं, हमेशा से ही उनके साथ ये सब कुछ होता रहता है, लेकिन बतौर इदारा फौज को बहुत नुकसान हुआ है। जिन लोगों को लाकर बिठाया गया परफॉर्मेंस के नाम के ऊपर, उन्होंने टके का काम नहीं किया। यानी कोई थोड़ा सा भी काम वो कर लेते, उन्होंने सिर्फ सैर सपाटे किए, उन्होंने दुनिया घूमी, उन्होंने मौज मस्ती की, उसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान के ऊपर कर्जे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। अभी शहबाज शरीफ जाके चाइना में कह रहे हैं, देखें ये दो खबरें आप मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको कहानी कैसे समझ आएगी। शहबाज शरीफ चाइना जाकर चाइना में ये कह रहे हैं कि जनाब आपके यहां पे लेबर हो गई है महंगी, पाकिस्तान में लेबर सस्ती है, आप अपनी इंडस्ट्री उठाएं और पाकिस्तान में ले आएं। पाकिस्तान में लाकर आप इंडस्ट्री लगाएं, आपको सस्ती लेबर मिल जाएगी और हमें रोजगार मिल जाएगा। तो इस तरह हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही खबर आती है जनाब बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा धमाका, दर्जनों लोग शहीद और बहुत बड़ी तादाद में लोग जख्मी हो गए। अब मुझे बताएं कौन शहबाज शरीफ की बात सुनेगा? कोई पागल ही सुनेगा ना। और भी सरमायाकारी ऐसे नहीं आनी पाकिस्तान में, आपको चंद चीजें पाकिस्तान में इंश्योर करनी पड़ेंगी, फिर पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। नंबर एक, पहली चीज आपको यह करनी पड़ेगी कि दहशतगर्दी को आपको जीरो करना पड़ेगा। जिस मुल्क में दहशतगर्दी का वाकया होता है वहां पे सरमायाकार नहीं जाता। वो ये नहीं देखता कि बलूचिस्तान की तरह है तो सिंध की तरह है, तो खैबर पख्तूनख्वा की तरह है तो पंजाब की तरह, वो नहीं देखता। वो ये देखता है कि जनाब इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का वाकया हुआ, मैं यहां सरमायाकारी नहीं लेकर जा रहा। नंबर एक, दहशतगर्दी जीरो करनी पड़ेगी। नंबर दो, सियासी इस्तेहकाम लेकर आना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है कि आसिम मुनीर साहब अवाम के साथ जिद करना छोड़ें। जिसे अवाम मुंतखब करते हैं उन्हें हुकूमत करने दें, और अपनी मर्जी के लोगों को लाकर कौम पे मुसल्लत ना करें, तो सियासी इस्तेहकाम भी आ जाएगा। ये होगी दो चीजें, फिर आपके मुल्क में सरमायाकारी आ गई। तीसरा, आपको हर हाल में पाकिस्तानियों के लिए आज़ादी इजहार राय, आज़ाद अदलिया और अमन व अमान के मामला बेहतर करने पड़ेंगे। अदलिया आज़ाद होगी तो लोग आएंगे ना पाकिस्तान में पैसा लेकर। यानी लोगों को इस बात के ऊपर एतबार हो जाएगा कि अगर हमें कोई लूट लेता है, हमारे साथ कोई दो नंबरी करता है, तो उस मुल्क के अंदर एक अदालत भी है जहां पे हम जाएंगे तो हमारे हक में फैसला भी आ जाएगा जब हमारे साथ ज्यादती होगी। अब पाकिस्तान की अदलिया दुनिया के आखिरी नंबरों पर चल रही है, बदतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। जज बेचारे खुद लेटर लिख लिख के इंसाफ मांग रहे हैं। तो मुझे बताए ना, फिर उस मुल्क के अंदर कैसे लोग सरमायाकारी लेकर आए? मीडिया बिल्कुल आजाद नहीं है। मीडिया कोई बात ही नहीं कर सकता, कोई चीज ही नहीं कर सकता, कुछ कहना चाहे तो कह नहीं सकता। बेचारे इशारों के अंदर बात करते हैं तो तब भी उठाए जाते हैं। अभी तो हालात ये हो गए हैं, बेचारे वो लोग जो पीएमएलएन को सपोर्ट करते थे या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करते थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार पड़ती थी, वो भी लोग बेचारे अब ये कहने पर मजबूर हो गए। देखें ना, हर आदमी की एक लिमिट होती है। मैं उन्हें बुरा नहीं कहता। अगर वो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ज्यादतियां हुई हैं, तो बिल्कुल हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई।
बरीउज़िम्मा नहीं हो सकता कोई अपने दौर में की हुई ज्यादतियों से। लेकिन वो लोग जब खुश थे इस बात से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार पड़ रही है, तो उन्हें आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान के इदारे बर्बाद हो रहे हैं। अब वो लोग भी सर पकड़ के बैठे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब पुलिस बेलगाम हो चुकी है, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है, और उनके पास कारकर्दगी दिखाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि पीटीआई को मारो, बाकी अपने मफादात निकालो, अपने फायदे निकालो। कितने ही बंदे कत्ल कर दिए गए पंजाब में इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब इनकी फलां से दुश्मनी है, उनकी फलां से दुश्मनी है। लोग पैसा देकर अपना मुखालिफ मरवा देते हैं, थोड़ा सा सामान पहुंचा के। यानी अभी मुझे कुछ इतलात मिली है पाकिस्तान से, और इतलात ये है कि एक अदालत लगती है रात के वक्त, उस अदालत में फैसला किया जाता है पंजाब में कि किस किस बंदे को उड़ाना है, और उसके बाद पुलिस उन बंदों को उड़ा देती है। यानी आप अंदाजा करें कि रात के वक्त पंजाब में एक अदालत लगती है, उसके अंदर एक ऑफिसर बैठता है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो जुडिशियल सिस्टम को नहीं समझता, वो रात को बैठता है, उसके सामने लाकर बंदे खड़े किए जाते हैं और उसके सामने सारा मामला रखा जाता है। वो बंदा ये फैसला कर लेता है कि इन बंदों को कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद मावराए अदालत उन बंदों को कत्ल कर दिया जाता है। ये इस वक्त पंजाब के अंदर चल रहा है। और याद रखिएगा, जो आदमी रात को अदालत लगाता है ना, ये खुद एक करप्ट आदमी है, इसके ऊपर करप्शन के केसेस भी हैं। 2 नंबर आदमी है, ये माजी में बहुत फ्रॉड करता रहा है। मुझे जाती तौर पे इस बंदे ने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर धमकाया था कि हम तुम्हें दोबारा अगवा करवा लेंगे। तो मैं आपको क्लियरली ये बता रहा हूं कि इस तरीके से तो निजाम चलाया जा रहा है, तो ऐसे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं लेकर आएगा। आसिम मुनीर साहब ने यह तजर्बा लगभग 3.5 साल कर लिया। 3.5 साल उनको हो गए ना, तबाही की एक दास्तान है, हमने पढ़ ली। उनके पास मेरे ख्याल में 4-4.5 साल बाकी हैं। लो जी, 4-4.5 साल भी आप ये करके देख लें। अव्वल तो किसी ने कल नहीं देखी, क्या पता कल आपके पास ये ओहदा, ये हैसियत, ये सारा कुछ हो या ना हो, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है कि हम में से कल कौन कब तक कहां सांस लेगा, कब तक मौजूद रहेगा, वो तो मेरा रब जानता है। प्लानिंग तो हमारी बहुत लंबी होती है, लेकिन रब जानता है कि कल क्या होगा, हम नहीं जानते। हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं, आप 10 साल भी और यही सारा कुछ करके देख लें, पाकिस्तान एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि इन नालायकों के हाथों हम ज्यादा पिस जाएंगे, ज्यादा तबाह हो जाएंगे। तो नादरीन, इस वीलॉग में अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।